हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ, यह बेसिकली बीपीएससी के सामान्य अध्ययन में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं जो पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है दोस्तों, तो मैं उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो को बनाने का जो मूल मकसद है वो यह है कि आप देखे होंगे कि कभी भी तैयारी करने के दौरान जब कोई भी आपको यह तैयारी करने की सलाह देता है या कोई सजेशन देता है, किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे, चाहे किसी यूट्यूब से चैनल से आप पढ़ेंगे, तो आपको पॉलिटी के नाम पे, राज्य व्यवस्था के प्रश्न को पढ़ाने के नाम पे या राज्य व्यवस्था का सेक्शन पढ़ाने के नाम पे आपको पूरी पॉलिटी लोग पढ़ा देंगे। पूरा शुरू करेंगे भारत के संवैधानिक विकास, भारत के संविधान के का निर्माण, संविधान का लक्षण, उसके पूरे संघीय व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, सारे पे नोट्स देंगे और कहेंगे कि इसी में से आ जाएगा। तो दोस्तों, जब पूरा सिलेबस, पूरी लक्ष्मीकांती अगर आप पढ़ लेंगे, अगर पूरी डीडी वसुई आप पढ़ लेंगे, तो प्रश्न तो वहीं से आने हैं। तो मेरा मकसद आपको उस एक्सटेंसिव जो एक अप्रोच लोगों ने अपना रखा है, एक लोगों ने जो सिलेबस पढ़ाने के नाम पे और प्रश्न को गेस करने के नाम पे जो पूरा सिलेबस आपके सामने मौजूद कर देते हैं, पूरे राज्य व्यवस्था, पूरी किताब आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं 2 से 3 महीनों में। मेरा उद्देश्य है कि आपको उन चीजों से बचाकर कौन से ऐसे पार्ट, कौन से ऐसे सेक्शंस पे आपको का ध्यान आकृष्ट करा दूं, आपको आपका अटेंशन कराऊं, जिससे कि आप कम से कम पढ़कर आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से आप पकड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक सेक्शन तो शॉर्ट क्वेश्चन का इस बार आएगा, उस पर चर्चा बाद में मैं करूंगा। पहले मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि आखिर राज्य व्यवस्था के ऐसे कौन से संबंधित टॉपिक महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और आप उसको पढ़ने के बाद इस स्थिति में अपने आप को ला सके कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आसानी से हल कर लूंगा। दोस्तों, आपको एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ेगा इसके राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को पकड़ने के लिए। सिर्फ राज्य व्यवस्था ही नहीं, अन्य जो समसामयिक मुद्दे आएंगे, जो आईआर के जो प्रश्न आएंगे, जो इकोनॉमी के प्रश्न आएंगे, जो साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न आएंगे, उस पर भी मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा आपके सामने अगले वीडियो में। आज का जो चर्चा का विषय है वो है राज्य व्यवस्था। दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और वो ये है कि इस राज्य व्यवस्था में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन प्रश्नों को ही पढ़ें, हमें उस पर यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी प्रविधि अपनाई जाए, कौन सी टेक्निक अपनाई जाए कि मात्र 10 से 12 टॉपिक पढ़ के आप पूरी पॉलिटी पे अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं और कुछ सामान्य बेसिक जानकारी रखते हुए आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज मुश्किल से 15 ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसपे आप अगर अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, अगर आप उसको पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका उससे बाद कोई प्रश्न पॉलिटी में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, जो पहला टॉपिक है आपके सामने वो है भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। दोस्तों देखिए, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक आप अपना तैयार कीजिए कि भारतीय संविधान और उसकी विशेषता क्या है। मोटे मोटी आप सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने भी प्री पास किया होगा वो सबको ही जानते होंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है और उसके लक्षण क्या है। तो एक आप इस टॉपिक को तैयार कर लें, भारतीय संविधान की विशेषता और उसके लक्षण। अगला जब आएंगे दोस्तों, तो आपको मौलिक अधिकार को थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी में नहीं, सब्जेक्टिविटी के हिसाब से। मतलब कि मौलिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार से ये कैसे अलग है, मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, क्यों हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और मौलिक अधिकार प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य राज्य का क्या रहा है और इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन पे और हमारे समाज पे और हमारे देश पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो मौलिक अधिकार को आप एक्सटेंसिव पढ़ लीजिए। इसी में आपको जीवन का अधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है, तो उसको आप इसके साथ में तैयार कर लीजिए, वो मैंने अलग से लिख भी दिया जीवन का अधिकार। दोस्तों इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। आप नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़े, उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए, उसका उद्देश्य पढ़ लीजिए, वो कैसे मौलिक अधिकारों से अलग है और दोनों एक दूसरे के पूरक है या विरोधी है। ये 3-4 टॉपिक आप इस पे तैयार कर ले तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये 2 टॉपिक अभी तक 3 टॉपिक आपके सामने मैंने रखे हैं, संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को जब भी पढ़े तो मौलिक अधिकार से मिलाकर पढ़े दोस्तों। तो ये तो हो गया। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने, संविधान का मूल ढांचा। आप बराबर सुनते होंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, तो इसको आप तैयार कर ले, संविधान का मूल ढांचा। मैं सब पे एक एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और एक एक वीडियो में ये सारे प्रश्नों का, इन सारे टॉपिकों पे आपसे चर्चा कर लूंगा और बहुत ही कम शब्दों में ये आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आप राज्यपाल का पद जरूर पढ़ ले। तो राज्यपाल का पद में अनुच्छेद मत रटने बैठ जाना आप लोग की अनुच्छेद इतना में ये, अनुच्छेद इतना में नहीं। राज्यपाल के पद की अहमियत क्या है, राज्यपाल के पद का निर्माण करने का संविधान में प्रोविजन क्यों लाया गया और राज्यपाल का पद गाहे बगाहे क्यों विवादित होता चला जा रहा है, आपको इस पे तैयारी करनी है। और राज्यपाल के पद का महत्व कैसे ये केंद्र और राज्य संबंधों के बीच की एक कड़ी के रूप में स्थापित है, आपको इस नजरिए से राज्यपाल को तैयार करना है। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन, जब आप न्यायपालिका पे आएंगे तो न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। चुनाव सुधार और न्यायिक सुधार, अभी चूंकि ये चर्चा में रहा है दोस्तों काफी दिनों से, चुनाव सुधार की बात भी और न्यायिक सुधार में, मैं आपको पता होगा कॉलेजियम को लेकर भी बात चल रहा है, चुनाव सुधार में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है। तो ये मैंने एक अलग से लिखा है कि चुनाव सुधार और न्यायिक सुधार की संकल्पना को आप जरूर समझ लें। जब आप संविधान की विशेषता पढ़े दोस्तों तो उसमें संघात्मक और एकात्मक संविधान और संसदीय अध्यक्षात्मक लोक प्रणाली, इस पे आप एक एक्सटेंसिव थोड़ा तैयार कर ले। क्यों? क्योंकि जब से ये शॉर्ट क्वेश्चन का दौर आया है और सिलेबस चेंज हुआ है, तब से मुझे लग रहा है कि जिस कुछ ऐसे पहलू हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं उन पे आपको तैयारी जरूर रखनी चाहिए। तो 2 ऐसे टॉपिक है, पूछ सकता है वो कि संघात्मक प्रणाली क्या है, वो पूछ सकता है कि संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली में अंतर बताइए, वो पूछ सकता है कि संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, या छोटे शब्दों में पूछ सकता है कि सार्वभौमिक दस्मताधिकार क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या हो सकती है। तो ये जब शॉर्ट क्वेश्चन वाले पे हम चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ मुख्य चीजों को मैं बताऊंगा। जीवन का अधिकार पे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अलग से तैयार कर लीजिए। दूसरा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में आप देखेंगे कि अभी कई मुद्दों पे विभेद है, कई बार फंड के लोकेशन को लेकर, वित्त आयोग के बंटवारे को लेकर के, जीएसटी के बंटवारे को लेकर के, कई राज्यों में अभी देखेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या भूमिका होगी केंद्र की। अभी असम और मेघालय में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक समझौता हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसका बेस ये बताया कि भाई ये किसी भी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, न कि 2 राज्यों को, तो राज्य का वो मान्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे कई ऐसे बिंदु, सीबीआई का मुद्दा आपने देखा होगा, अभी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा आपने देखा होगा, जो कि बंगाल और बिहार, कई ऐसे राज्य, महाराष्ट्र देखा होगा आपने, जहां पे कि ये सारे मुद्दे केंद्र राज्य संबंध के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु बन के आते हैं। तो आप केंद्र राज्य संबंधों को इस नजरिए से आप पढ़ना, आप वो नहीं कि किताब में दे रखा है लक्ष्मीकांत ने की वित्तीय संबंध और ये कार्यपालिका संबंध और विधायिका संबंध और विधायिका वित्तीय संबंध, इस नजरिए से आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जो आप प्री में ही जान चुके हैं। आपको केंद्र राज्य संबंधों को कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, क्या है, उसका बेस क्या है, वो क्यों है, दोनों के बीच में सहयोग है, विरोध कहाँ कहाँ है, किन किन मुद्दों पर विरोध है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है भारत के सिस्टम पे, भारत के संसदीय प्रणाली का क्या इसमें रोल है। तो आपको इस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों को देखना पड़ेगा। अगला है दोस्तों अभी सहकारी संघवाद का आपने मुद्दा जरूर सुना होगा, ठीक है। तो सहकारी संघवाद को आपको तैयार करना है कि सहकारी संघवाद है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, इसका बेस क्या है और क्यों इसका उद्देश्य क्या है, और सहकारी संघवाद देश को कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा,
केंद्र राज्य संबंधों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार ने सहकारी संघवाद हेतु कौन से कदम उठाए हैं। तो ये आपको सहकारी संघवाद को जरूर तैयार कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों, देखिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जाति और एक धर्म आप जोड़ लीजिए। भारतीय राजनीति में जाति और धर्म, यानी कि राजनीति जो भारत की है, जो स्वतंत्रता के बाद देखेंगे आप, तो उसमें किस प्रकार से जातिगत और धर्म का जो समावेश है, इसमें किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है, भारतीय राजनीति को कहां तक ये प्रभावित कर रहा है, उसको आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा कि वो सकारात्मक भूमिका निभा रही है कि नकारात्मक भूमिका निभा रही है, क्या इंपैक्ट है, लोग क्या सोशलाइज हो रहे हैं, क्या जाति राजनीति को प्रभावित कर रही है, राजनीति जाति को प्रभावित कर रही है, क्या इसके प्रभाव पड़े हैं, और बिहार के संदर्भ में खासकर जातिगत राजनीति कैसे चल रही है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज और इसमें देखिएगा दोस्तों, जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर पढ़ना, राज्यपाल का पद जब आप पढ़ना तो बिहार के परिप्रेक्ष्य को उसके साथ में पढ़ना, जो भी प्रश्न आप पढ़ेंगे उसको भारतीय बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। तो भारतीय राजनीति में जाति और धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है। जब आप संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष विशेषताएं सब पढ़ेंगे। नीति निर्देशक मौलिक अधिकार पे मैंने चर्चा कर दी है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट, गठबंधन की राजनीति। भारत में गठबंधन की राजनीति कितनी सफल कितनी विफल है, कैसे गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है, कैसे इसका विकास हुआ है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पे, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप एक गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्षेत्रीय दलों की भूमिका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी भारत में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और कई स्टेट्स पे, कई सरकारों के बीच कई तरह के विभेद चल रहे हैं। कोई कहता है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाना चाहिए, कोई कहता है कि 2 पार्टी सिस्टम हो जाना चाहिए, कोई कहता है कि क्षेत्रीय दलों की वजह से विकास अवरुद्ध हो रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय दल और भारत की राजनीति कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कैसे प्रभावित है, क्या इसके इंपैक्ट है, इन सबों को आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर इस 14-15 टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न इस 15 टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरी राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने मेंस लिखने के अनुभव से और सिलेबस को पूरा समझने के बाद आपसे ये बातें कह रहा हूं। दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य पैसा यहां से आपसे कमाना है नहीं, मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये चीजें शेयर करने आया हूं ताकि मैंने जहां गलतियां की हैं उन गलतियों से आप सीख लें और कोई ऐसा गलती बताए कि जहां आप गलती करेंगे और वहां आपको सफलता मिल सकती है, तो उन गलतियों को आप ना करें, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। कई मेंस की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे होंगे, जो छात्र होंगे, वो वही कर रहे होंगे कि भाई मौलिक अधिकार पढ़ लो, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लो, मूल कर्तव्य पढ़ लो, राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का कार्य, राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल का, आप पढ़ते जाइए, कुछ नहीं होना इससे। आप इतने टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, यकीन मानिए आप हमेशा मिनिमम 70% लिखने के स्तर पे होंगे और आप पूरा पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन लिखने के स्तर पे ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बीपीएससी ये प्रश्न करती है कि सहकारी संघवाद की अवधारणा को समझाते हुए भारत में केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवादों और उनके बीच परस्पर सहयोग के मुद्दे बिंदुओं को रेखांकित करते हुए यह बताइए कि बिहार में सहकारी संघवाद की अवधारणा कहां तक सफल हो पाई है। अब बताइए दोस्तों, अगर आपने सहकारी संघवाद नहीं पढ़ा है, अगर आपने केंद्र राज्य संबंध नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं, आप पढ़ते रह जाइएगा पूरा लक्ष्मीकांत, कोई फायदा नहीं होगा। आप पूरा डीडी बसु पढ़ जाइए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप सहकारी संघवाद को नहीं समझ रहे हैं, सहकारी संघवाद का उद्देश्य क्या है उसको नहीं समझ रहे हैं, क्या बिहार सहकारी संघवाद की अवधारणा की पुष्टि कर रहा है, क्या बिहार का जो संबंध केंद्र संबंध जो बिहार स्टेट का है सेंट्रल के साथ, क्या वो सहकारी संघवाद के उन्मुख है, क्या उन दोनों के बीच विभेद है, तो किन किन बिंदुओं पे मतभेद है, इन सब मुद्दे को आपको इसमें समझना पड़ेगा।
राज्यपाल का पद आप अनुच्छेद रट लीजिए, राज्यपाल के अधिकार और कार्य आप रट के रखिए, क्षमादान की शक्ति रटे रहिए। हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट्स में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पूछ दे, लेकिन आपका बेसिक क्या है कि राज्यपाल का पद क्या स्टाम्प पेपर है, राज्यपाल का पद क्या रबड़ स्टाम्प है, राज्यपाल का पद क्या सिर्फ राष्ट्रपति के कहे अनुसार चलना है, क्या वह हमेशा राज्य को अपने विवेकाधिकार से चलाना चाहता है। अगर जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उस समय आपको सब संकल्पनात्मक होने की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन 15 संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, दोनों के बीच संबंध, समान नागरिक संहिता, संविधान का मूल ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायिक समीक्षा पुनर्विलोकन, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, केंद्र राज्य संबंधों में विवाद के और सहयोग के बिंदु, सहकारी संघवाद, जीवन का अधिकार, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, समाजवादी पंथ निरपेक्ष की विशेषताएं, गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका। अगर आप इतने प्रश्नों को, इतने टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, 15 टॉपिक मतलब 15, एक टॉपिक अगर 500 वर्ड में आप तैयार करेंगे तो 7500 वर्ड में आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आप अगर इतने पे तैयारी कर लेते हैं, इतने टॉपिक्स पे, तो यकीन मानिए आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आज के वीडियो बनाने का मेरा मूल उद्देश्य यही था। आगे के वीडियो में मैं आपको समसामयिक मुद्दों से संबंधित कई चीजों पे चर्चा करूंगा, जिसमें खासकर जो अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं, उस पे मैं आप इससे चर्चा करूंगा कि किन किन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल एडिटोरियल डेस्क से जुड़े रहिए, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को समझने का प्रयास करें, और उम्मीद है कि आपको इससे लाभ जरूर होगा। धन्यवाद।